स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली कड़ी में आपने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कितने आयोग आए, कितनी समितियां आई, उनकी प्रस्तावना के रूप में आपने देखा था, जिसमें आपने ये भी देखा था कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो समितियां आई, उन समितियों में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा को कैसे बढ़ाना। उसमें मेन आपने पिछली कड़ी में आपने देखा था राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार नियम 2005 और शिक्षा का अधिकार नियम 2009। थोड़ी सी अगर मैं बात करूं आरटी 2005 के बारे में, रिवीजन क्लास में आपको बता दें, थोड़ा सा जल्दी बता दें क्योंकि आपने पिछली कड़ी में देख चुके हैं। शिक्षा का अधिकार नियम 2005 में ये कहा गया था कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार के मध्य शिक्षा के बजट में बंटवारा किया गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मैं बात करूं एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें आपने पिछली कड़ी में बंटवारा देख चुके हैं। शिक्षा के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट 70 रुपए खर्च करेगी और स्टेट गवर्नमेंट 30 यानी कि 70% या 30% खर्च करेगी। पहला पॉइंट आपने ये देखा था। दूसरा पॉइंट आपने देखा था कि स्टूडेंट्स और टीचर के मध्य आपने शिक्षक छात्र अनुपात भी देखा था, तो उसमें ये लिखा था अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 1:5 में भी लिखा था कि एक टीचर होगा वो 35 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाएगा, और जो 6 to 8 में भी आपने देखा था उसमें ये कहा गया था कि एक शिक्षक जो है 40 छात्रों को पढ़ाएगा। ये तो आरटी 2005 की बात की थी, जो शिक्षा का अधिकार 2005 में लागू हो गया था। इसी कड़ी में आपने 2009 में भी देखा था, तो 9 में अनुपात बदल गया था और जो वास्तव में शिक्षक का अनुपात भी बदल गया था। अगर मैं आरटी 2009 की बात करूं तो आरटी 2009 शिक्षा का अधिकार नियम 2009 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ये आप सब जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार नियम 2009 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया था। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बात की जाए तो ये जो शिक्षा के बजट में 65% और स्टेट गवर्नमेंट कितना परसेंट, 35%। और इसी तरह शिक्षक अगर मैं बात करूं स्टूडेंट टीचर अनुपात, जो शिक्षक अनुपात है, यदि अगर मैं बात करूं 1 to 5 में एक टीचर एक कक्षा में एक साथ 30 विद्यार्थियों को पढ़ाएगा और 6 to 8 में एक शिक्षक जो है 35 छात्रों को पढ़ाएगा, यानी कि ये था डेटा कौन सा 6 to 8। ये बात आप पिछली कड़ी में देख चुके हैं। उसी कड़ी में आज आगे एक ऐसे टॉपिक की चर्चा मैं करने जा रहा हूं आपके सामने, जिसका टॉपिक वास्तव में जो प्राथमिक शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण था, और क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसे आपने नई शिक्षा नीति देख रहे हैं, उस नई शिक्षा नीति में जो मुख्य भाषा आ गई है कि ऐसा है अब प्रारंभिक जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। किसमें होगी? मातृभाषा में होगी। उसी कड़ी में जैसे आपने एनसीएफ देखा तो नाम क्या है, नाम जानते हैं आपने कि पाठचर्या, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगर मैं बात करूं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की तो इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लें। अगर आपको ये पता होगा कि इससे पहले सन 2000 में भी इसकी चर्चा की गई थी, लेकिन सन 2000 में भारत में एनडीए की सरकार थी। किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। और 2005 में अगर ये सरकार चेंज हो गई, सरकार जैसे ही चेंज हुई तो यूपीए की सरकार आई, तो यूपीए की सरकार ने क्या कहा कि जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2000 का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए हैं वो धर्म के आधार पर रख दिए गए हैं। अतः और भारत में कोई धर्म है नहीं, तो अगर भारत में कोई धर्म है नहीं, अतः उसने क्या किया, इसको चेंज करने की बात कही। जैसे ही चेंज करने की बात कही तो सन 2004 की बात कर रहा हूँ, 4 के 2004 में चुनाव हुआ, एनडीए की सरकार 5 में आ गई। तो जब 4 में चुनाव हुआ था, 4 में सरकार बनी थी यूपीए की सरकार, और यूपीए की सरकार जैसे ही बनी, सत्तारूढ़ हुई, उसने क्या किया, एनसीईआरटी की एक बैठक बुलाई। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी, अगर आप लोग राष्ट्रीय आपको इसके बारे में पता होगा, एनसीईआरटी की एक बैठक बुलाई गई। कब बुलाई गई? 14 जुलाई 2004। अगर मैं बात करूं 14 जुलाई 2004, इसका मतलब आप जानिए यूपीए की सरकार 2004 में आ चुकी है। ठीक है, एनसीईआरटी की बैठक बुलाई गई। कब बुलाई गई? 14 जुलाई 2004 को, और ये बैठक 6 दिन चली, यानी कि 14, अगर मैं बात करूं 19 जुलाई 2004 तक ये बैठक चली। एनसीईआरटी के द्वारा एक बैठक बुलाई गई जो 6 दिन की बैठक रही,
और ये कब तक चली, 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक। इस बैठक में ये कहा गया कि देखिए, अगर मैं बात करूं, इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, भाषाई आधार पर चर्चा की गई। और जिसके बाद चर्चा करने के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 तैयार कर लिया गया। एनसीएफ 2005 जैसे ही तैयार किया गया, तो अगर वास्तव में बात करूं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ थोड़ा डीप पूछ देता है कि एनसीएफ 2005 वास्तव में कब तैयार किया गया था, तो आंसर आता है दिसंबर 2005 में। कब तैयार किया गया था? एनसीएफ 2005 है वो दिसंबर 2005 में तैयार किया गया। और जो कि कक्षा 1 से लेकर, अगर मैं बात करूं कक्षा 1 से लेकर, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, कक्षा 12 तक, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा देगा। यानी कि भारत में 1 से लेकर 12 तक किस पाठ्यक्रम की चर्चा की जाएगी, इसमें कह दिया गया। यानी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पाठ्यक्रम की बात की गई। और पाठ्यक्रम में, ठीक है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, इस रूप में 5 अध्याय की बात की गई। यानी कि प्रथम अध्याय में परिप्रेक्ष्य की बात की गई, दूसरे अध्याय में सुधार की बात की गई, तीसरे अध्याय में पाठचर्या के क्षेत्र स्कूल की बात की गई, चौथे अध्याय में विद्यालय कक्षा का वातावरण की बात की गई, पांचवें में व्यवस्थापक सुधार की बात की गई। अगर मैं बात करूं वास्तव में राष्ट्रीय पाठचर्या के उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी बात तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वास्तव में जो मुख्य रूप से आपको चर्चा करना है वो ये जानना है कि पाठचर्या यानी एनसीएफ के उद्देश्य क्या है। ये बड़ी, अगर मैं छोटी सी आपको बता दूं कि जो बेसिक डीएलएड या बीटीसी में जो एमएड या बीएड में जो पेपर डिस्क्रिप्टिव आता है उसमें ये 1-2 नंबर में बड़ा अच्छा लिखने का आ जाता है। लेकिन वर्तमान पैटर्न ही ऐसा हो गया है कि जब तक आपको इसके मुख्य उद्देश्य पता नहीं हो तो आपको विकल्प भी आप सही से कर नहीं सकते। अगर आप पेपर देखिए सीटेट का या शिक्षक भर्ती का, तो उस पेपर में इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आ रहा है कि प्रश्न छोटा हो रहा है और आप विकल्प कैसे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो थोड़ा सा धरिए कि एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या थे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट से मैं मान लूं कि सबसे पहला इसमें कहा गया था कि बालक को केंद्र बिंदु मानकर, अगर मैं बात करूं बालक को केंद्र बिंदु मानकर, बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा देने पर बल दिया गया है। यानी कि चाइल्ड सेंटर की चर्चा की गई। सबसे पहले तो कहा गया कि पहला उद्देश्य क्या है, बालक को केंद्र बिंदु मानकर उसके अनुसार शिक्षा देने की बात की गई। सेकेंड टाइम से अगर मैं बात करूं शैक्षणिक पैकेज व सहायक सामग्री की चर्चा की गई। यानी कि अगर मैं बात करूं सहायक सामग्री की बात की गई, यानी कि वास्तव में नई शिक्षा, मतलब इसे टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, यानी कि शिक्षण भी किस आधार पर किया जाए, बच्चों को किस तरह याद कराया जाए, मतलब बच्चों को खेल में शिक्षा किस प्रकार की बात की गई। जैसे सहायक सामग्री की बात करी, जैसे ब्लैक बोर्ड, मतलब आपका प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षा दी गई, ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से शिक्षा दी जाए, इसे बात की गई। इसके साथ साथ भौतिक व मानवीय साधनों की बात की। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं भौतिक व मानवीय साधन, यानी कि वास्तव में कि जीवन में उपयोग के लिए कौन कौन सी शिक्षा का महत्व है, उसकी चर्चा की गई। इसके बाद प्रत्येक बालक की पृथक पृथक आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, ध्यान में रखते हुए अधिगम सूची तैयार की गई। यानी कि इसमें कहा गया कि प्रत्येक बालक की बुद्धि लब्धि अलग होती है, प्रत्येक बालक की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। अतः प्रत्येक बालक को ध्यान में रखकर मतलब पृथक पृथक उसकी आवश्यकताओं की बात की गई। ये तो आप जान लीजिए कि एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य था। अगर मैं एनसीएफ के उद्देश्य के बारे में आपको भी बता दें कि एनसीएफ में कहा कि परीक्षा, देखिए एक और उद्देश्य ध्यान रखिएगा, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया गया। अगर मैं बात करूं परीक्षा प्रणाली को क्या बनाया गया, लचीला बनाया गया, यानी कि बच्चे को क्या किया जाए, आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव किए जा सके। अच्छा, एक बात आपके सामने आई कि एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर मैं बात करूं तो आवश्यकता किस लिए पड़ी, 21वीं सदी की मांग आई। और 21वीं सदी में क्या है, अगर आप देखे होंगे छोटे छोटे जो बच्चे हैं 3-4 साल के, हम लोगों से अधिक तेज मोबाइल चलाते हैं। क्यों कारण आया, क्यों कारण वो जन्म से ही उन सुविधाओं की बात की गई जो हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। आने वाली पीढ़ी और हाईटेक होगी जो है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तो बिल्कुल वो सीखेगा। तो पहली बात अगर मैं बात की जाए परिवर्तन के लिए एनसीएफ की मांग की गई।
किसकी बात की गई? सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तन के लिए, बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था के लिए, तथा एनसीईआरटी ने शिक्षा में व्यायाम की बात की। इसके साथ साथ शिक्षा का आधुनिकीकरण की बात की गई। बात की जाए एनसीईआरटी 2005 में किसकी बात की गई? शिक्षा का आधुनिकीकरण की बात की गई। अगर इसके साथ साथ मैं आप थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि जो एनसीईआरटी 2005 था उसमें सबसे बड़ी बात थी, जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई है वो मातृभाषा की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी 2005 में पहले थोड़ा सा इसका करिकुलम देख रहे हैं, पाठ्यक्रम मतलब जो रूपरेखा बनाया देख रहे हैं, फिर आपको इसका जो मेन दोष था वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी 2005 में विभिन्न कक्षाओं के अनुसार पाठ्यक्रम को बांट दिया गया। और जो पहला इसमें बांटा गया, अगर मैं यहाँ पर थोड़े से पाठ्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है पाठ्यक्रम, ध्यान रखिएगा, पेपर पैटर्न के हिसाब से, चाहे आप कुछ, ठीक है, शिक्षक भर्ती में या बीटीसी में या डीएलएड में, एमएड में, मतलब कोई भी, तो एनसीईआरटी 2005 का वास्तव में आपको सारांश पता होना बहुत ही अनिवार्य है। तो अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले प्राथमिक स्तर की बात की गई, यानी कि जो पहला बात की गई वो प्राथमिक स्तर की बात की गई। अब यहाँ पर जैसे प्राथमिक का नाम सुनते हो 1 to 5, जैसे आपने जैसे नाम सुना कि प्राथमिक शिक्षा का 1 to 5, तो अगर मैं बात करूं प्राथमिक शिक्षा में सबसे पहले इसमें जो चर्चा की गई वो मातृभाषा की बात की गई। और यहाँ पे नई शिक्षा नीति में बात की गई, सबसे पहले किसकी बात की गई? मातृभाषा में बात की गई। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी भी बात, अगर मैं बात करूं मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई। अंग्रेजी शिक्षा में क्या क्या है? इसके बाद गणित, यहाँ पर गणित की बात की गई, गणित के साथ साथ कला शिल्प की बात की गई, कला शिल्प की बात की गई। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि एनसीईआरटी 2005 में प्राथमिक शिक्षा में भी अंग्रेजी की बात की गई थी। और इसके बाद मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला की बात की गई। पर्यावरण, यानी कि यहाँ पर 3 से 5 में, ये अब जो लोग टीटी दिए होंगे उनको मालूम होगा, पर्यावरण शिक्षा की बात की गई। लेकिन पर्यावरण में अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, ये पर्यावरण 3 से 5 कक्षा की बात करता है, इससे पहले की बात नहीं करता। पर्यावरण की बात की गई तथा स्वास्थ्य शिक्षा की बात की गई, अनुभव की बात की गई। ये आपका था प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम। इसी तरह अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको लिख दूं उच्च प्राथमिक स्तर, क्या लिख दूं? उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। अगर मैं उच्च प्राथमिक स्तर की बात, ध्यान देने वाली बातें हैं, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर जैसे ही आप आया तो ये ध्यान, अगर आप यहाँ पर देख लीजिए तो उच्च प्राथमिक मातृभाषा बात की गई, क्षेत्रीय भाषा की बात की गई, ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषा, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आधुनिक भारतीय भाषा की बात की गई, आधुनिक भारतीय भाषा की बात की गई, यानी कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी की बात की गई, विज्ञान की बात की गई। यानी कि अभी ये पाठ्यक्रम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पाठ्यक्रम क्या हो रहा है? बच्चों की आय के अनुसार उसको क्या किया गया? डेवलप किया, बढ़ाया गया। गणित की बात की गई, सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी की बात की गई, सामाजिक अध्ययन की बात की गई, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा की बात की गई। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो पॉइंट आया वो माध्यमिक स्तर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? माध्यमिक स्तर की बात कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा की बात करेगा। और जैसे ही इसने माध्यमिक शिक्षा की बात, अगर मैं बात करूं माध्यमिक स्तर में, देखिए मातृभाषा तो है, मातृभाषा के बाद अगर मैं बात करूं अंग्रेजी की बात करता है, किसकी बात करता है? अंग्रेजी की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, गणित की बात करता है, कला की बात करता है, शिल्प, सृष्टि, पर्यावरण, इन सब की बात करता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है? कंप्यूटर शिक्षा की बात करता है। कब? माध्यमिक शिक्षा में। ध्यान रखिएगा, ये माध्यमिक शिक्षा का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2005 कंप्यूटर की बात करता है, कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ पर अनुभव की बात करता है। इसके बाद फिर चौथे पॉइंट पे क्या है? उच्च माध्यमिक शिक्षा। चौथे पॉइंट क्या है? उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर की बात करता है। अब यहाँ धीरे धीरे संख्या उच्च माध्यमिक स्तर की बात करता है, तो उच्च माध्यमिक स्तर में अनिवार्य विषय की बात करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंटर में हमें क्या लेना पड़ता है? अनिवार्य से पीसीएम लेना पड़ता है, जेडपीसी जो नई शिक्षा नीति में समाप्त हो गया। इसके बाद आपको नई शिक्षा नीति पढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसे आप इंटर गए तो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपको लेना पड़ेगा, या जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आपको लेना पड़ेगा, या कॉमर्स में आपको जाना पड़ेगा। मतलब ये ध्यान रखो, यहाँ पर क्या क्या अनिवार्य विषय की बात की गई, जिसमें कला वर्ग आया, वाणिज्य वर्ग आया, साइंस वर्ग आया, ठीक है। साइंस वर्ग में
एनसीएफ 2005 के पाठ्यक्रम में चर्चा की गई। ठीक है, बस इतना ही था। हाँ, एक थोड़ी समस्या है एनसीएफ 2005 में। मुख्य समस्या क्या थी? तो समस्या ये थी कि भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषा है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत के थोड़ी मतलब कुछ दूर जाने के बाद ही भाषा में परिवर्तन आ जा रहा है। तो एक आपने कहानी भी सुनी होगी कि कोस कोस पे बदले पानी, 7 कोस पर पानी। कोस कोस पे बदले पानी, 7 कोस पर पानी, यानी कि कुछ समय के बाद पानी भाषा बदल जा रही। अतः यहाँ पर मुख्य रूप से जो एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम था मातृभाषा, उसको अच्छी तरह से लागू नहीं हो सकी, जिसके मुख्य समस्या बनी रही। यही नई शिक्षा नीति में दूर किया गया है। इसके बाद आगे चर्चा की जाएगी नई शिक्षा नीति की